नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं और हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कुमार मंगलम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मंगलम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। हमारे हिंदी के शिक्षार्थियों के लिए ज़रा बताएं कि इन दिनों क्या क्या आप पढ़ रहे हैं, शिक्षार्थियों के लिए क्या नई सूचनाएं हैं। धन्यवाद इस मौके के लिए। दरअसल अभी मैं जो इन दिनों कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ वो अपभ्रंश को लेकर के है, और जैसा कि हमारे विद्यार्थी मित्र हैं जो वो जानते हैं कि अपभ्रंश जो है वो आरंभिक हिंदी की स्थिति है, और अपभ्रंश एक ऐसी भाषा है कि जिसका प्रभाव कश्मीर से लेकर के तमिल तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक था, किंचित बदले अर्थों में। यानी कि जो मागधी अपभ्रंश है और जो सौरसेनी अपभ्रंश है वो एक जैसा नहीं है, लेकिन वो अपभ्रंश का एक उसके पास रूप है। तो अपभ्रंश मूलतः हिंदी की जैसी स्थिति वाली एक भाषा थी जो कि संपूर्ण भारत की संपर्क भाषा थी या बनी हुई थी उस समय। और यह देखना बहुत शानदार होगा कि जैन साहित्य में, बौद्ध साहित्य में और उसके साथ साथ जो लौकिक साहित्य में, इन तीनों में जो प्रचुरता मिलती है अपभ्रंश में, वह इसे महत्वपूर्ण भाषा बनाती है। आप अपभ्रंश के साहित्य को देखेंगे तो अपभ्रंश के साहित्य का जो महाकाव्य है जिसको रामायण अपभ्रंश का कहा जाता है, पौंचर्यू स्वयंभू ने लिखा, वह इतना सम्माननीय ग्रंथ है हिंदी का। जब आप स्वयंभू के पौंचर्यू और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको लगे, मैं तुलसीदास पर चोरी या प्रभाव का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पौंचर्यू में देखने को मिलेंगी, किंचित बढ़े हुए रूप में। जैसे अगर आप तुलसीदास के नगर वर्णन को देखें, तुलसीदास अपने रामचरितमानस में जब अयोध्या का वर्णन करते हैं, जब लंका का वर्णन करते हैं, तो उसका विशद रूप अगर आपको देखना है, व्यापक रूप देखना है, तो आपको पौंचर्यू में जाना पड़ेगा। उसमें जो नगर वर्णन है वो किंचित बढ़ा हुआ है। इसी तरह से प्रकृति वर्णन बढ़ा हुआ है पौंचर्यू में। तो अपभ्रंश एक ऐसा लिटरेचर है जिसको आज के समय में लोग कम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ने से आप आरंभिक हिंदी की स्थितियों को ही नहीं समझते, उसके तत्कालीन समाज और तत्कालीन भारतीय स्थिति को भी समझते हैं, उसके सांस्कृतिक रूप को भी समझते हैं, और जो कि लगभग 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। तो अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ पौंचर्यू पढ़ रहा हूँ, और उसके साथ साथ अभी आज मैंने राहुल सांकृत्यायन का एक निबंध पढ़ा है अपभ्रंश पर। इसके साथ साथ अभी एक नई किताब आई है, बिल्कुल नई किताब है। हमारे हिंदी के कवि हैं, बोधिसत्व और अच्छे कवि हैं, उन्होंने गोरख शब्द प्रबोध नाम से गोरखनाथ के पदों का पुनर्रचना और उसका अर्थ किया है। तो वो भी एक अपने तरह की अलौकिक कृति है, एक अच्छी कृति है, जिसमें गोरखनाथ के पदों पर पुनर्रचना की गई है और उसके अर्थ भी दिए गए हैं। उसकी भूमिका प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने लिखी है। तो ये किताब मैं पढ़ रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं इधर प्रियंबद की कुछ कहानियों को पढ़ रहा हूँ जो बच्चों पर केंद्रित है। अच्छा है। नाच घर, इश्क का माता, तो इस तरह की चीजें, बहुत व्यवस्थित तो नहीं लेकिन छिटपुट। तो बच्चों पे लिखा है प्रियंबद जी ने? खूब लिखा है। अच्छा। एक तारा एक बाल साहित्य का प्रमुख प्रकाशन है, एक तारा और एकलव्य। वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बच्चों के साहित्य पर केंद्रित आई हैं, उसे देखना चाहिए। तो प्रियंबद की कुछ कहानियां इधर मैंने पढ़ी। इसके साथ साथ अभी फिलहाल जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आलोचक के मुख से नामवर जी के व्याख्यानों का 5 व्याख्यानों की किताब है, जिसे खगेंद्र ठाकुर ने संपादित किया है। तो उसमें समकालीन साहित्य पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर, रामविलास शर्मा पर, आलोचना पर और कार्ल मार्क्स पर आलेख है। इसके साथ साथ में सत्यप्रकाश मिश्र की किताब है कृति विकृति संस्कृति, जो कि आलोचना की किताब है और अपने तरह की आलोचना है, तो उसे मैं पढ़ रहा हूँ। तो
ले दे करके जो छिटपुट इधर की कुछ पढ़त है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। यही है। तो पढ़ना कितना जरूरी है एक प्राध्यापक के लिए, प्रोफेसर के लिए? दरअसल पढ़ना कितना जरूरी है सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि अगर आप अध्यापक हैं और अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आप अध्यापक नहीं हैं। तो पढ़ने का तो कोई विकल्प ही नहीं है। जैसे आप सांस लेते हैं, जैसे आप रोज सुबह जगते हैं, जैसे आप रोज सोते हैं, वैसे आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ने को एप्रिसिएशन की भी बात नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अध्यापक नहीं हैं। अध्यापक होने का ही माने यह है कि आप पढ़ रहे हैं। किसी अध्यापक से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं। अगर वो नहीं रहे हैं तो वो बहुत कुछ हो सकते हैं, अध्यापक नहीं। अध्यापक होने की प्राथमिक शर्त यह है कि आपको पढ़ना होगा और निरंतर पढ़ना होगा, उसमें क्रमभंग नहीं है। क्योंकि ज्ञान स्थिर चीज नहीं है। अगर आप ज्ञान पर पुनर्विचार नहीं कर रहे हैं, ज्ञान के साथ संवाद स्थापित नहीं कर रहे हैं, ज्ञान को अनेक दृष्टियों से नहीं देख रहे हैं, तो स्थूल हो जाएगा। फिर आप गूगल गुरु हो जाएंगे, फिर आपके पास सिर्फ सूचनाएं होंगी। और अगर आप गूगल गुरु होते हैं तो आपसे बेहतर एआई के पास सूचना है। तो एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी अध्ययनशीलता, अगर उसमें अध्ययनशीलता नहीं है, उसमें नए विचारों के लिए जगह नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अध्यापक कहलाने लायक है। जी, तो काफ़ी मारक टिप्पणी आपने की, बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कुछ कहती हैं किताबें हमारे इस सेगमेंट के लिए आप जल्दी ही कुछ किताबों पर समीक्षा लेकर हाजिर होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जी।